नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, आप जानते ही हैं कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या हैं? क्या आप किसी एक विद्युत चालक और एक विद्युत रोधक का नाम बता सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। विद्युत चालक लोहे की चाबी या लोहे की कील, सही जवाब। और विद्युत रोधक रबड़ या लकड़ी। बच्चों, आप 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि विद्युत परिपथ क्या है, तो क्या आप मुझे इसकी परिभाषा बता सकते हैं? सही जवाब। विद्युत परिपथ वह पथ है जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है। विद्युत परिपथ में विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन होता है। बच्चों, इसके पश्चात क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विद्युत अवयवों के प्रतीकों को किस प्रकार से दिखाया जाता है? और क्या आप यह बता सकते हैं कि विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है? तो बच्चों, आज के अध्याय में हम विद्युत अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में जानेंगे और विद्युत धारा और इसका प्रभाव क्या क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सीखेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी के बारे में। सबसे पहले बच्चों, आइए विद्युत अवयवों के प्रतीक कैसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सेल, बल्ब, स्विच, बैटरी और संयोजी तारें अवयवों के नाम के साथ जाने जाते हैं। इन अवयवों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आइए इन प्रतीकों को और चिन्हों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लें। बच्चों, विद्युत सेल के प्रतीक में एक रेखा लंबी और दूसरी रेखा छोटी होती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसकी लंबी रेखा धन टर्मिनल अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है और छोटी रेखा ऋण अथवा नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। इसके बाद आइए जानते हैं विद्युत बल्ब और उसके प्रतीक के बारे में। विद्युत बल्ब परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका प्रतीक एक फिलामेंट जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। फिलामेंट के गर्म होने से ही बल्ब में से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच परिपथ के पूरा होने अथवा अधूरा होने का प्रमाण देता है। स्विच के चालू अथवा ऑन होने की स्थिति में परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में लगा हुआ बल्ब जल जाता है। स्विच के बंद अथवा ऑफ होने की स्थिति में परिपथ अधूरा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है और बल्ब नहीं जलता। स्विच को दर्शाने के लिए आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। विद्युत सेलों के एक से अधिक संयोजन की व्यवस्था बैटरी कहलाती है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा या संयोजित किया जाता है। सेलों को इस प्रकार संयोजित करने से बैटरी बन जाती है। सेलों को दो तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा पार्श्व क्रम यानी कि समांतर रूप में। समांतर रूप में जोड़ने के लिए अक्सर एक मोटी तार या धातु की पत्ती का प्रयोग किया जाता है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ संयोजित करती है। यह चित्र में दिखाए अनुसार प्रतीक द्वारा परिपथ में दर्शाया जाता है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट आदि युक्तियों में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजी तार के बारे में। यह परिपथ में एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ संयोजित करने का कार्य करती है और परिपथ को पूरा करती है। संयोजी तार एक अच्छी विद्युत चालक की बनी होनी चाहिए। संयोजी तार के ऊपर एक रंगीन रोधक परत चढ़ाई जाती है। यह संयोजी तारें तांबे की बनी होती हैं। आप जानते ही हैं कि तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। बच्चों, इन सभी अवयवों को जोड़कर परिपथ बनाया जाता है। परिपथ को दर्शाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करके परिपथ रेखा चित्र बनाया जाता है। बच्चों, आइए वही क्रियाकलाप को दोहराते हैं
जो आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यहाँ एक विद्युत परिपथ बनाया गया है जिसमें एक सेल, एक बल्ब और 2 ड्राइंग पिनों और एक सुरक्षा पिन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। परिपथ में बल्ब केवल तब ही जलेगा जब स्विच ऑन की स्थिति में हो और परिपथ पूरा हो। इसके साथ पूर्ण परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ में किसी भी हिस्से में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्त नहीं होता। बच्चों, इस क्रियाकलाप को आपने देखा। क्या आप इस चित्र को अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अभी अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई प्रतीकों के बारे में और हमने यह भी बताया कि प्रतीकों का प्रयोग कर कर हम रेखा चित्र बना सकते हैं। क्या आपके द्वारा बनाया गया रेखा चित्र जैसा कि अभी आपको दर्शाया जा रहा है उसके जैसा है? यहाँ हमने 2 रेखा चित्र दर्शाए हैं, जिसमें एक में स्विच ऑन की स्थिति में है और दूसरे में स्विच ऑफ की स्थिति में है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बल्ब किस प्रकार से दीप्त हो जाता है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कई बार बल्ब का तंतु टूट जाता है और वह फ्यूज हो जाता है। बच्चों, आप अभी अभी जो प्रयोग किया है उस प्रयोग को अपने घर पर करके देखें और प्रयोग के बाद आप बल्ब को जब छुएंगे तो आप पाएंगे कि बल्ब गर्म है। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए एक और क्रिया करते हैं और इसके बारे में और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। अब हम एक विद्युत परिपथ बनाएंगे जिसके लिए हम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का एक तार का टुकड़ा लेंगे और इसे 2 कीलों के बीच में बांध देंगे, जैसा कि आपको दर्शाया गया है। नाइक्रोम की तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से, यानी किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान से आप ले सकते हैं। इस तार को स्पर्श करके देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिए, वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो आपने पाया कि किस प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण नाइक्रोम की तार गर्म होगी। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब भी गर्म हो जाता है। जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। क्या आप कुछ ऐसे विद्युत उपकरणों या साधित्रों का नाम बता सकते हैं जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? आइए एक सूची बनाते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि विद्युत तापक, विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर और विद्युत गीजर, इन सभी में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत तापक के बारे में। विद्युत तापक में आप देख पाएंगे कि इसमें तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या फिर एलिमेंट कहा जाता है। यदि आप इसे बिजली के स्विच में डालकर, यानी कि मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाएंगे तो आप देख पाएंगे कि रक्त तप्त होकर यह अवयव ऊष्मा देने लगता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न लंबाई, मोटाई और विभिन्न पदार्थों के अवयव बनाए जाते हैं। परंतु विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, जो कि संयोजी तार कहलाते हैं, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसी विद्युत तापक के एलिमेंट में देख पाते हैं। यदि किसी तार में से दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो तार अति तप्त, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, पिघल सकती है और जिससे आग लग सकती है। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों का आपस में जुड़ना होता है। ऐसा टूट फूट और तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसे लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक और कारण भी हो सकता है, जो कि है एक ही सॉकेट में कई उपकरणों को लगाया जाना। परिपथ में इसे अतिधारण भी कहा जाता है। बच्चों, आप निरंतर
अपने अखबारों में पढ़ते होंगे कि अतिभारण और लघु पतन के कारण कई बार दुकानों और घरों में आग लग जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए क्या किया जाए? बच्चों, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी कि एमसीबीज का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। ध्यान दें कि डब्बे पर आईएसआई का चिन्ह अवश्य देखें। सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसके पश्चात हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी का कार्डबोर्ड या कोई अन्य कार्डबोर्ड ले लें। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कर लीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। आप क्या देख पाते हैं? आप देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक उसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। बच्चों, अब आप स्विच ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देख पाते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई? तो आप देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। अब आप स्विच को ऑफ की स्थिति में लाइए। अब आप क्या देख पाते हैं? क्या सुई वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई? इस क्रियाकलाप को बार बार दोहराइए और प्रेक्षणों को नोट कीजिए। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। आइए एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ या फिर इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील के ऊपर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल के साथ संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच को ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि पिन कील की नोक से चिपक गए हैं। अब फिर से स्विच को ऑफ कीजिए। आप क्या देखते हैं? सभी पिन कील से परे हट गए। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को बहुत प्रबल भी बनाया जा सकता है कि ये अत्यंत भारी बोझ को भी उठा सकें। आपने क्रेनें तो देखी ही होंगी। इन क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। दुर्घटनावश यदि आपकी आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ गिर जाए तो डॉक्टर भी चुंबक का प्रयोग करके आपकी आंखों से उस चुंबकीय पदार्थ को निकालते हैं।
आपके पास बहुत सारे खिलौने ऐसे होंगे जिनमें भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। बच्चों, अब हम एक विद्युत चुंबक का उपयोग करके बनाए गए उपकरण के बारे में जानते हैं, जो कि है विद्युत घंटी। हम सभी ने विद्युत घंटी को देखा है और इससे भली भांति परिचित हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें एक विद्युत चुंबक लगा होता है? आइए देखते हैं विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। विद्युत घंटी में टर्मिनल T1 और T2 स्विच द्वारा बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। जब स्विच को दबाया जाता है तो विद्युत धारा सेल से होती हुई विद्युत चुंबक तक पहुंचती है और फिर संपर्क पेज से होती हुई दूसरे टर्मिनल T2 द्वारा दोबारा सेल तक पहुंच जाती है। इस प्रकार विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत घंटी में से विद्युत धारा के बहने या प्रवाहित होने से जो प्रभाव देखने को मिलता है, आओ उसके बारे में बात करें। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत चुंबक कार्य करना शुरू कर देता है और लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है। पत्ती के खींचे जाने के कारण पत्ती के साथ जुड़ा हुआ हथौड़ा घंटी के साथ टकराता है, जिसके साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ ही परिपथ टूट जाता है। परिपथ के टूटने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत चुंबकत्व खत्म होने के कारण अब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचकर नहीं रख सकता। इसके कारण पत्ती अपने पहले वाली स्थिति ले लेती है और पेच के साथ जुड़ जाती है। जब परिपथ दोबारा पूर्ण होता है तो यह विधि दोहराई जाती है और प्रत्येक बार हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस प्रकार से विद्युत घंटी कार्य करती है। आइए बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। विद्युत अवयवों को दर्शाने के लिए हम अवयवों के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। जब प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। जब ताप ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस यानी कि इस्त्री में, विद्युत गीजर में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आशा करता हूं कि आपको उनके उत्तर आते ही होंगे। सबसे पहले आइए कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो सही उत्तर है धन टर्मिनल को। अगला, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसे बैटरी कहा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से किसी तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? आपके पास इसके विकल्प भी हैं, चुंबकीय, विद्युत या तापीय। सही जवाब है तापीय प्रभाव। अब मैं आपको कुछ कथन दूंगा, आप बताएंगे कि वे सत्य हैं या असत्य। पहला कथन, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? हाँ, यह सत्य है। अगला, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। यह कथन असत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप यहाँ पर दिखाए गए चित्र में 4 सेल देख पा रहे हैं। क्या आप रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे? तो आइए इसे करते हैं। आप प्रत्येक सेल में ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल से जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको पहले सेल में से धन टर्मिनल में से निकली हुई तार और अंतिम सेल में से ऋण टर्मिनल में से निकली हुई तार मिल जाएगी, जो कि एक बैटरी को दिखा रही है। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब डिप नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर हमने 2 सेल को जोड़कर एक बैटरी बनाई है, परंतु दोनों सेलों के धन टर्मिनलों को हमने आपस में जोड़ दिया है।
जबकि हम यह जानते हैं कि बैटरी बनाने के लिए सेलों को जब जोड़ा जाता है तो सदैव ऋण और धनात्मक टर्मिनलों को जोड़ा जाना चाहिए। जब हम इसे ठीक कर देंगे तो बल्ब दीप्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भलीभांति समझ लिया होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय को फिर से पढ़िए और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देश के अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद।